मधुबन राज्य के देवगढ़ गांव में अर्जुन दास नाम का एक गरीब लोहार अपनी पत्नी शारदा और अपनी बेटी काव्या के साथ रहा करता था। अर्जुन दास अपने हथौड़े से लोहे को लगातार पीटे जा रहा था कि तभी उसकी बेटी काव्या वहां आ पहुंची। पिताजी, माँ बुरी तरह से करा रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे उन्हें बहुत दर्द हो रहा है। हैं? ये क्या कह रही हो बेटी? चलो चलकर देखते हैं। अर्जुन दास ने हथौड़ा वहीं पर रोक दिया और तुरंत अपनी बेटी के साथ अपनी पत्नी शारदा के पास पहुंचा। शारदा, क्या हुआ शारदा? क्या तुम्हारे शरीर में ज्यादा दर्द हो रहा है? लगता है अब ये दर्द मेरे प्राण लेकर जाएगा। अरे ऐसा क्यों कहती हो? हिम्मत मत हारो शारदा, तुम चिंता मत करो। मैंने आयुष वैद्य जी को यहाँ पर बुलवाया है, वो आते होंगे, है ना? कुछ ही देर में आयुष वैद्य वहां पर आ गया। हाँ, आई आयुष वैद्य जी, मैं बड़ी बेसब्री से आप ही का इंतजार कर रहा था। बात यह है कि सुबह से मेरी पत्नी दर्द से करा रही है। आखिर इतना लंबा इलाज चलने के बाद भी स्वस्थ क्यों नहीं हो रही है? बात क्या है? देखो अर्जुन दास, तुम्हारी पत्नी को एक दुर्लभ बीमारी है जिसका इलाज एक दुर्लभ जड़ी बूटी से ही संभव है। वो जड़ी बूटी जंगल में मिलती है। अरे अगर ऐसी बात है तो आप मुझे बताइए ना, वो कहाँ मिलती है? मैं उसे ढूंढ कर ले आऊंगा, बताइए। देखो, तुम्हें उस जड़ी बूटी की पहचान नहीं है अर्जुन दास, इसीलिए तुम अपनी बेटी को मेरे साथ भेज दो। वो जड़ी बूटी वर्षा के मौसम में उगती है और अभी वर्षा का मौसम चल ही रहा है। मैं ही उसे पहचान सकता हूँ। अगर वो जड़ी बूटी जंगल में नहीं मिली तो फिर तुम्हें उसे खरीदने के लिए मधुबन राज्य की बड़ी वैद्य औषधालय में जाना होगा। पर हाँ, याद रखना अर्जुन दास, वहाँ पर तुम्हें वो जड़ी बूटी 10 चांदी के सिक्कों में मिलेगी, उससे जरा सा भी कम नहीं। ये सुनकर अर्जुन दास गहरी चिंता में पड़ गया। कुछ देर बाद आयुष वैद्य अर्जुन दास की बेटी को लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। कुछ ही देर बाद काव्या और आयुष वैद्य घनी जंगल में पहुंचे। बेटा काव्या, जा बेटा, वहाँ चट्टान पर जाकर बैठ जा। मैं उस जड़ी बूटी को ढूंढने का प्रयास करता हूँ। मुझे लौटने में कुछ देर हो जाएगी। यहाँ से ज्यादा आगे मत जाना बेटा, जंगल खतरनाक है। आराम से बैठी रहना, ठीक है? ठीक है, मैं यहीं बैठी रहूंगी। आयुष वैद्य जड़ी बूटी ढूंढने के लिए घने जंगल की ओर निकल गया। काव्या कुछ देर तक चट्टान पर बैठी रही, परंतु थोड़ी देर बाद वो इधर-उधर टहलने लगी। अचानक काव्या की नजर दूर एक विचित्र गुफा पर पड़ी। ये तो बड़ी ही विचित्र गुफा मालूम पड़ रही है। काव्या उत्सुकता से उस गुफा की ओर बढ़ गई। उधर दूसरी ओर राजा वीर प्रताप सिंह अपने महासेन के साथ घने जंगल से गुजरते हुए उसी गुफा के पास पहुंचा। दोनों घोड़ों से उतरे। महासेन के घोड़े पर एक बड़ा ही कीमती बक्सा रखा था, जिसे उसने नीचे उतारा। यही वो गुफा है महासेन, जिसके बारे में तुमने हमें बताया था। हाँ महाराज, यही वो गुफा है। यहाँ पर ये खजाना सुरक्षित रहेगा। इस गुफा के अंदर डर की वजह से कोई भी नहीं आता। इस गुफा के बारे में बरसों से बड़ी ही विचित्र अफवाहें राज्य में फैली हुई हैं। परंतु मेरा एक सवाल है महाराज। बताओ, कैसा सवाल? महाराज, आपने अपने सारे कीमती गहने दूसरे देश भिजवा दिए और उसके बदले ये कीमती हीरे, मोती और नीलम ले लिए, जो कि इस संदूक के अंदर हैं। मेरा मतलब ये कि आपने ऐसा क्यों किया महाराज? महासेन, इस संदूक के अंदर बेशकीमती हीरे, मोती और नीलम रखे हुए हैं। इनकी कीमत इतनी है कि इनसे एक राज्य आराम से चलाया जा सकता है। तुम मेरे वफादार महासेन हो, इसीलिए हम तुम्हें सच्चाई बताते हैं। तुम्हें हमारे राज्य का वो मंत्री याद है ना, जिसने विद्रोह किया था? हाँ, क्या आप मंत्री कालनेमी की बात कर रहे हैं महाराज? बिल्कुल वही। लेकिन आपने तो उसे राज्य से निष्कासित कर दिया था और अपमानित करके महल से बाहर निकाल दिया था। हाँ, लेकिन अब महल में कोई गद्दार है जो शायद उस मंत्री से मिला हुआ है। बात यह है कि कुछ समय से राज भंडार से खजाना धीरे धीरे चोरी हो रहा था।
इसीलिए मैंने सारा खजाना दूसरे देश भिजवाकर उसके बदले ये कीमती रत्न खरीद लिए। जब तक मुझे महल के उस गद्दार का पता नहीं लग जाता, तब तक मैं चाहता हूँ कि ये खजाना सुरक्षित रहे। अब मुझे समझ में आया महाराज। चलिए अब गुफा के अंदर चलते हैं। राजा वीर प्रताप सिंह और महासेन गुफा के अंदर प्रवेश कर गए। कुछ देर बाद राजा वीर प्रताप सिंह और महासेन गुफा के अंदर खड़े थे। जैसे ही राजा वीर प्रताप सिंह ने वो बक्सा गुफा की धरती पर रखा, अगले ही पल गुफा बुरी तरह हिलने लगी। ऐसा महसूस हुआ जैसे भूकंप आ गया हो। अरे अरे, ये बाप रे, संभालो संभालो अपने आप को। ये क्या हो रहा है महासेन? महाराज पता नहीं, मुझे लगता है कि हमें बाहर निकलना चाहिए। जल्दी चलिए, कहीं ऐसा ना हो कि गुफा की छत टूटकर हमारे ऊपर ही गिर जाए। अगले ही पल रंग बिरंगी किरणों से एक द्वार वहां प्रकट हुआ और खजाना उसके अंदर बंद हो गया। राजा वीर प्रताप सिंह जैसे ही थोड़ा और आगे बढ़ा, तभी रंग बिरंगी किरणों से दूसरा द्वार प्रकट हुआ। महासेन, दो दो द्वार प्रकट हो गए। आखिर ये हो क्या रहा है? महाराज संभलिए, अभी भी गुफा हिल रही है। हमें जल्दी से बाहर निकलना चाहिए। जैसे ही वो बाहर आए, रंग बिरंगी किरणों से गुफा का तीसरा मुख्य द्वार प्रकट हो गया और गुफा पूरी तरह बंद हो गई। राजा वीर प्रताप सिंह आश्चर्य में पड़ गया और उसने गुफा के आखिरी द्वार को गहराई से देखा। द्वार पर बड़ा ही विचित्र ताला लगा था, जिस पर सूर्य का निशान बना हुआ था। महासेन, जब पहला द्वार प्रकट हुआ तब ताले पर कमल का चिन्ह था और दूसरे द्वार पर त्रिशूल का, और अब तीसरे द्वार पर सूर्य का चिन्ह है। ये बड़े ही विचित्र चिन्ह हैं। अब हम इन द्वारों को खोलेंगे कैसे? वैसे देखा जाए तो खजाना सुरक्षित हो गया है। जब जरूरत होगी तब प्रयास करेंगे। अभी चलिए महल चलते हैं। कुछ देर बाद वो दोनों महल की ओर लौट गए। ये वो नहीं जान पाए कि दूर से भीकन की बेटी मंजरी ये सब बड़ी ही गहरी नजर से देख रही थी। मंजरी तुरंत दौड़ी हुई उस चट्टान पर चली आई जहां वो पहले बैठी थी। कुछ देर बाद वैद और मंजरी गांव की ओर लौट आए। घर पर भीकन बेसब्री से वैद का इंतजार कर रहा था। वैद को खाली हाथ देखकर भीकन चौंक गया। वैद्य जी, आपके हाथ में वो जड़ी बूटी मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही। कहाँ है वो? माफ करना भीकन, वो जड़ी बूटी अभी जंगल में नहीं उगी है। अब तुम्हें वो जड़ी बूटी मधुबन के औषधालय से ही खरीद कर लानी होगी, तभी तुम्हारी पत्नी की बीमारी सही हो सकती है। यह सुनकर भीकन सिर पकड़कर बैठ गया। अगले दिन गौरी ने भीकन से कहा, अब आप क्या करेंगे? हाँ गौरी, अब क्या कहूँ, लगता है कि मुझे मधुबन जाकर ही काम करना होगा। अब गांव में मैं 10 चांदी के सिक्के जीवन भर काम करूं तो भी नहीं कमा सकता। राज्य में ही मेहनत करनी होगी। मैं आज ही राज्य की ओर रवाना हो जाऊंगा और तभी लौटूंगा जब मेरे हाथ में वो जड़ी बूटी होगी। भीखंड हथौड़ा और अन्य सामान लेकर घर से बाहर निकला कि तभी उसकी बेटी मंजरी आ पहुंची। पिताजी, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। हाँ हाँ, क्या हुआ बेटा, बताओ। मंजरी ने सारी घटना बताई। ओह, ये राजमहल की बातें हैं बेटा। राजमहल तक ही सीमित रहे तो अच्छा है। बेटा, तुमने जो देखा उसे भूल जाओ और गांव में किसी से भी इस बात का जिक्र मत करना, है ना बेटा? भीखन मधुबन राज्य की ओर रवाना हुआ। भीखन जंगल के आधे रास्ते तक पहुंचा ही था कि उसके कानों में घोड़े की टापों की आवाज आई। वो चौंक गया। कुछ ही देर में 3 घोड़े उसके पास आकर रुके। उन घोड़ों पर 3 नकाबपोश डाकू सवार थे। वो घोड़े से उतरे। डाकू सरदार ने अपना नकाब खोल दिया और भीखन उसे देखकर चौंक गया। अरे कौन हो तुम? हम डाकू हैं, डाकू। तू कौन है और कहाँ जा रहा है? देखिए, मैं एक लोहार हूँ और मैं मधुबन राज्य में लोहार का काम करने जा रहा हूँ। साथियों,
हमारा काम तो आसान हो गया। ये तो लोहार है। हाँ सरदार, उस गुफा के द्वार की चाबी ये बना सकता है। कौन सी चाबी? बताएंगे बताएंगे, तुझे सब कुछ जरूर बताएंगे, लेकिन तुझे हमारे साथ चलना होगा। चलो। रुकिए रुकिए रुकिए, देखिए मेरी पत्नी बीमार है, मुझे उसके लिए जड़ी बूटी लाना है। देखिए मुझे जाने दीजिए। नहीं नहीं, जब तक तू हमारा काम नहीं करेगा हम तुझे यहाँ से नहीं जाने देंगे, और अगर तूने हमारी बात नहीं मानी तो तुझे जान से मार देंगे, समझा? भीकन डर गया और नकाबपोश के साथ चल पड़ा। वो तीनों नकाबपोश भीकन को उस रहस्यमयी गुफा के पास ले गए। गुफा को देखकर भीकन चौंक गया और उसे अपनी बेटी मंजरी की बात याद आ गई। देख, इस गुफा के विचित्र तालों को देख। इसमें सूर्य का चिन्ह बना हुआ है। अंदर एक और द्वार है जिस पर कमल का चिन्ह बना हुआ है, और उसके अंदर तीसरा द्वार है, उसमें भी ताला लगा है और उस पर त्रिशूल का चिन्ह बना हुआ है। इसीलिए तुझे इन सब प्रतीकों को समझकर इनकी चाबी तैयार करनी है, समझा क्या? लेकिन ये बताओ, तुम्हें कैसे पता कि इस द्वार के अंदर 2 और द्वार हैं? बकवास मत कर, ज्यादा दिमाग मत चला और इसकी चाबी बनाने का इंतजाम कर। तेरे पास सारे औजार भी हैं, जल्दी कर। देख क्या रहा है, जल्दी कर, नहीं तुझे मार डालूंगा मैं। भीखन के पास उनकी बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था। उसने ताले को बहुत गौर से देखा और चाबी बनाना प्रारंभ कर दिया। सुबह से लेकर शाम हो गई और भीखन थक कर चूर हो गया। रात में एक और घोड़ा वहां आया। उस पर एक नकाबपोश स्त्री सवार थी। कुछ देर बाद वो घोड़े से उतरकर नकाबपोश डाकू सरदार के पास आकर खड़ी हो गई। भीखन चाबी बनाते हुए उन दोनों की बातचीत ध्यान से सुनने लगा। क्या चाबी बन गई? चिंता मत कीजिए, ये जो लोहार सामने देख रही हैं, ये शक्ल से ही बड़ा कुशल लोहार मालूम पड़ता है। मैंने इसे बता दिया है कि इस द्वार के अंदर 2 द्वार और हैं जिन पर कमल और त्रिशूल का चिन्ह बना हुआ है। ये चाबी बना रहा है। अच्छा हुआ तुमने मुझे बता दिया, नहीं तो हम यही समझते कि बस गुफा के मुख्य द्वार पर ही ताला लगा है, अंदर कोई द्वार है ही नहीं। कैसे नहीं बताती, आखिर मुझे भी शासन करना है। कुछ देर बाद चौथी नकाबपोश घोड़े पर बैठी और वहां से चली गई। अगले दिन तीनों चाबी बनाकर तैयार कर ली।